बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बजटीय घाटा क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर इस बात के लिए पूछा जाता है, व्हाट इज़ बजट डिफिसिट या बजटीय घाटा क्या है। सरकारी बजट वाले चैप्टर में मिलेगा आपको क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में। समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज मैं इसको बताने जा रहा हूँ, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त जो भी सेल बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको भी इस बात को बताइएगा, उनके भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात करेंगे बजटीय घाटे की। घाटा का मतलब आप जानते हैं नुकसान, यानी कि लॉस, यानी कि एक ऐसी स्थिति जब प्राप्त कम होता है और जाता ज़्यादा है तो ऐसे को घाटा कहते हैं। अब बजटीय घाटा, बजट सरकार के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि सरकारी के बजट में घाटा किस प्रकार से होता है। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सरकार का बजट व्यय, आपको पता है बजट में दो पक्ष होते हैं, एक बजट का व्यय होता है और एक दूसरा बजट प्राप्तियाँ होती हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होती है, यानी कि खर्च जो है उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है, तो ऐसी स्थितियों को बजटीय घाटे कहते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पर बजट व्यय अधिक होता है, बजट प्राप्तियाँ कम होती हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति या फिर बजट व्यय और बजट प्राप्तियों का अंतर, बजट व्यय और बजट प्राप्तियों का अंतर बजटीय घाटा कहते हैं। ऐसे में अगर हम इसको इक्वेशन के रूप में समझे तो मतलब ये होते बजटीय घाटा बराबर होता है बजटीय व्यय माइनस बजटीय प्राप्तियाँ, मीन्स एक्सपेंडिचर माइनस इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट। ठीक है, यानी कि जब व्यय ज़्यादा होगा और प्राप्तियाँ कम होती हैं तो ऐसी स्थिति को हम घाटा कहेंगे और बजट के हिसाब से इसको बजटीय घाटा कहते हैं। अब हम बात करते हैं बजटीय घाटा कितने प्रकार की होती हैं। बजट घाटे के प्रकार, अगर बजट घाटे के प्रकार की अगर बात करें तो बजट घाटे के 3 प्रकार के घाटे होते हैं। नंबर 1 राजस्व घाटा, नंबर 2 राजकोषीय घाटा और नंबर 3 है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी डिफिसिट। राजकोषीय को बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट और राजस्व को बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। अब हम तीनों को बारी बारी से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व घाटे की। क्या होता है राजस्व घाटा, यानी कि व्हाट इज रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, राजस्व घाटा राजस्व व्यय जो होता है, यानी कि यहाँ पर राजस्व व्यय और राजस्व आय, राजस्व व्यय और राजस्व आय, इन दोनों के अंतर को हम राजस्व घाटा कहते हैं। यानी कि एक ऐसी स्थिति जब सरकार के राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होते हैं, राजस्व व्यय राजस्व आय से अधिक होते हैं, तो इस स्थिति को ऐसी को हम राजस्व घाटा कहते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन के रूप में समझें तो हम कह सकते हैं राजस्व घाटा बराबर हो जाएगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय या राजस्व प्राप्ति। तो इसका ये इक्वेशन बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है राजस्व घाटा प्राप्त करने का। राजस्व घाटे में केवल और केवल राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय ही शामिल होते हैं। अब अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार को राजस्व घाटे को नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि राजस्व घाटा देश की घरेलू बजट में सरकार के ऋणात्मक योगदान जो होता है
या फिर जिसको हम सरकारी खाते पर बचतों का माप भी कह सकते हैं। ठीक है ना। राजस्व घाटा जितना कम होता है, राजस्व प्राप्तियाँ उतनी अधिक होती है, जिसपे देश का विकास भी आगे बढ़ता है। अब हम दूसरे नंबर की बात करें, पॉइंट नंबर 2, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे की प्राप्त करने के लिए यहाँ के सभी प्रकार के व्यय, कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियाँ, ठीक है, कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियाँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कुल प्राप्तियों में उधार यानी कि लोन शामिल नहीं होता है। उधार को छोड़कर, सभी प्रकार के उधार को छोड़ के और कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब बात आती है कुल व्यय में। कुल व्यय में दोनों प्रकार के व्ययों को शामिल किया जाता है, यानी कि पूंजीगत व्यय और साथ ही साथ राजस्व व्यय। कुल प्राप्तियों में दोनों शामिल किया जाता है, राजस्व आय और पूंजीगत। लेकिन पूंजीगत में ध्यान रखना, यहाँ पर उधार प्राप्तियाँ शामिल नहीं होती है, उधार को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में जो राजकोषीय घाटे का जो फार्मूला बनता है में कुछ इस प्रकार से बनता है। राजकोषीय घाटा बराबर हम कहें कुल व्यय माइनस कुल आय उधार को छोड़कर, ठीक है। या फिर ये पहला हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएगा राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। इसमें से हम माइनस करेंगे राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर अन्य पूंजीगत प्राप्तियां। उधार को शामिल नहीं करते, किसी प्रकार के ऋण को शामिल नहीं करते हैं, तो कुल में से ऋण को छोड़ के जितना भी कुल प्राप्तियां होती है उसको माइनस करने के बाद जो घाटा बचता है उसे हम जो है राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसके अंतर्गत योजनागत व्यय, अयोजनागत व्यय, योजनागत प्राप्तियां, अयोजनागत प्राप्तियां, सभी प्रकार की प्राप्तियां शामिल होती हैं। केवल और केवल इसमें जो शामिल नहीं होता है वो शामिल नहीं करते, ऋण या फिर उधार को शामिल नहीं किया जाता है। इतना ध्यान रखने की बात है। अब राजकोषीय घाटे का महत्व क्या होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में? राजकोषीय घाटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय की राशि में वृद्धि संभव हो पाती है। राजस्व घाटा बढ़ने से पूंजीगत व्यय बढ़ते हैं और सरकार अपने व्यय की आपूर्ति के लिए अधिक वित्तीय संसाधन खर्च करने के लिए देश के विकास से अधिक संसाधन जुटा सकती है। इससे ये पता लगता है कि हम उधार ना लेने के बाद हमारे पास घाटा कितना हो रहा है, अगर उधार लेंगे तो क्या होगा। तो इस स्थिति को समझने के लिए राजकोषीय घाटे का प्रयोग किया जाता है, राजकोषीय घाटे की गणना की जाती है। अब है तीसरी प्रकार की घाटा जिसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा, यानी कि प्राइमरी डिफिसिट। और प्राथमिक घाटे की गणना जो होती है वो राजकोषीय घाटे से होती है। सबसे पहले राजकोषीय घाटे की ज्ञात करने की जरूरत होती है और राजकोषीय घाटा प्राप्त करने के बाद प्राथमिक घाटा ज्ञात किया जाता है। प्राथमिक घाटे का मेन मकसद ये होता है कि कितना घाटा जो है ऐसा बचता है जो बिना ब्याज भुगतान के हमारे पास रहे, क्योंकि ब्याज के भुगतान में काफ़ी पैसा चला जाता है। तो ब्याज का भुगतान अगर शामिल नहीं करें तो एग्जैक्ट में कितना घाटा होता है उसे हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। ऐसे में प्राथमिक घाटे का जो फार्मूला बन के आता है वो कुछ इस तरह से आता है। प्राथमिक घाटा बराबर हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। राजकोषीय घाटे में जितना भी ब्याज का भुगतान होता है उसको माइनस करने के बाद जो एग्जैक्ट घाटा बचता है उसी को ही प्राथमिक घाटा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक घाटा यह स्पष्ट करता है कि
देश की सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है, ब्याज की रकम को छोड़ के एक्चुअल में कितना लोन चाहिए। प्राथमिक घाटे से यह भी ज्ञात होता है कि सरकार को ब्याज के भुगतान के अलावा अपने और खर्चे चलाने के लिए कितने ऋण की आवश्यकता है। ब्याज के भुगतान के लिए या फिर अपने दूसरे खर्चों को चलाने के कितने पैसे की आवश्यकता है, तो ये जो है प्राथमिक घाटे से पता चलता है। थैंक यू।